रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जीआईटी के तश्कील का मरहला तकमील के करीब आन पहुंचा है। जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी स्पेशल बेंच तश्कील दे दिया गया। वजीर आजम को नाअहल करार देने से पहले सफाई का आखिरी मौका देने वाले तीनों जजेस साहिबान इस स्पेशल बेंच में शामिल हैं। स्पेशल बेंच में शामिल तीनों जजेस ने पनामा के फैसले में किस तरह से शरीफ खानदान को चार्जशीट किया था, वो तफसील और वो फैसला आपके सामने रखेंगे, पढ़कर सुनाएंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि विफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार और राना सनाउल्लाह के बाद तारिक फातमी भी डॉन लीग्स के मामले में खुलकर सामने आ गए, खुलकर हमले कर डाले। इसके साथ साथ 50 साल तक पाकिस्तान की खिदमत और दुनिया में पाकिस्तान का इमेज बुलंद करने के दावेदार तारिक फातमी। पाक भारत ताल्लुकात हो, अमरीका से F-16 तैयारों का मामला हो, मशरक़ी वस्ता के ममालिक से ताल्लुकात हो या फिर मुल्क की खारजा पॉलिसी हो, क्या क्या बेहतरी ला सके हैं, इस पर डिटेल्स के बात तो करेंगे। लेकिन यह भी आप जानते हैं कि दफ्तर खारजा की बेगमात की जो NGOs हैं वो दीगर ममालिक के सिफारत खानों से करोड़ों रुपए की मद में चंदा इकट्ठा करने में कामयाब जरूर हुई हैं। प्रोग्राम के जब तीसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि वजीर आजम पाकिस्तान ने लिया में जलसे आम से खिताब किया। कहा कि मैं सिर्फ फीते नहीं काटता, जो भी वादे करता हूं उन्हें पूरा करता हूं। लिया और तौंसा के दरमियान दरियाए सिंध पर पुल बनाने का ऐलान तो वजीर आजम पाकिस्तान कर गए। याद रहे ये वही पुल है जिसको बनाने का ऐलान वजीर आजम पाकिस्तान बतौर वजीर आला पंजाब आज से 30 साल पहले 1988 में भी कर चुके हैं। क्या अब की बार हुकूमत ये पुल बना पाएगी या फिर बात ऐलानात तक महदूद रहेगी? हमेशा की तरह जनूबी पंजाब के लिए ऐलानात किए जाते हैं जो पाया तकमील तक नहीं पहुंचाए जाते। वजीर आजम ने CPAC के हवाले से भी मुखालिफिन को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन ये शायद बताना भूल गए कि लिया के लिए CPAC के अंदर क्या समरात मौजूद है। डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले चूंकि पनामा की बात करेंगे, आमिर साहब मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी। जीआईटी की तश्कील का मरहला भी अबान पहुंचा है, कल खुली अदालत में समाअत होगी। स्पेशल बात है और मजे की बात यह है कि तीनों जजेस वही हैं जिन्होंने वजीर आजम को नाअहल नहीं किया मगर चार्जशीट सख्त अल्फाज में किया। जी मेरा ख्याल ये इसकी तुक बनती है और मंतकी नतीजा ये है कि ये तीनों जज जिनकी मेजॉरिटी जजमेंट है, इन तीनों का अच्छा है कि यही बेंच का हिस्सा है, क्योंकि इनको केस पूरा जुबानी याद है। कोई केस का ऐसा पहलू नहीं है जो इनसे भूला हो। ज़ाहिर है इतनी लंबी जब आप जजमेंट लिखते हैं और इतने महीनों चलते हैं तो उसकी एक एक लाइन एक एक पहलू याद होता है। तो नए जज जो आने थे उनके लिए दोबारा इसके अबूर हासिल करना या कहीं ना कहीं कमियां रह जाने थी, लैप्सेस, तो ये उम्मीद थी, अनएक्सपेक्टेड नहीं था, ये एक्सपेक्टेड चीज़ थी कि 2 जज क्योंकि जो बाकी हैं जस्टिस खोसा साहब और जस्टिस गुलजार साहब, क्योंकि वो डिसेंट दे चुके हैं, वो पहले ही अपना फैसला दे चुके हुए हैं, तो ये तीनों का बाकी जो इम्कान था इस बात का कि ये तीनों ही लगाए जाते। अब इसके अंदर ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि हम जो कहते थे कि पनामा 1 के बाद पनामा 2 शुरू हो जाएगा, तो ये पनामा 2 शुरू हो रहा है कल से। और अभी ये नहीं पता कि अदालत, ये बेंच जो है, ये इसकी जो बेंच की कार्रवाई हुआ करेगी जेईटी के अलावा, उसको ओपन रखते हैं या क्लोज रखते हैं। हमारी बड़ी उम्मीद है कि इसको ओपन रखा जाए, क्योंकि सारा केस ओपन रहा है, तो इसमें हम सब इन्वॉल्व हैं, पूरी पाकिस्तान की कौम की नज़रें हैं और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा केस है। तो हम सब भी चाहेंगे उसका हम भी हिस्सा बने, देखें कि वहाँ क्या होता है। कि जिस तरह आपने कहा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो इसमें यह है कि इन 3 जजेस ने भी ये सारे जो सवाल हैं मनी ट्रेल के, कि ये पैसा कहाँ से आया, कि ये कतर कैसे पहुंचा, लंदन कैसे पहुंचा, दुबई कैसे पहुंचा, सऊदी अरेबिया कैसे पहुंचा, इनसे रिलेटेड सारी चीज़ों के मतलब सब ने ये सवाल उठाए हुए हैं। और इन तीनों ने, फ़र्क ये था कि इन तीनों का ये कहना था कि टू सम अप कि तफ्तीश और करवा लें। बिल्कुल वो बाकी कह रहे थे कि तफ्तीश की ज़रूरत नहीं है। 2 जजेस जो थे, माइनॉरिटी जजेस जो थे, वो कह रहे थे कि जनाब हमारे ख्याल में इतना एविडेंस सबूत मौजूद है कि इसके बाद ये काफ़ी है कि प्राइम मिनिस्टर जो है सादिक और अमीन नहीं रहे हुए हैं, तो लिहाजा हम डिस्क्वालीफाई करते हैं। इनका सिर्फ ये कहना था कि नहीं, थोड़ी सी तफ्तीश और करवा लें, यानी कि इनको एक और मौका दे लें कि जनाब ये बता दें, अगर ये बता सकें। उसमें टाइम फ्रेम है, ये ज़रूरी नहीं है कि 60 दिन तक चले। उन्होंने कहा अगर आप 15 दिन बाद या महीने बाद भी इस पे नतीजे पे पहुँचे
कि जनाब इनके पास सबूत नहीं है और वाकई ये तफ्तीश नहीं है, तो वो पहले भी ये फैसला दे सकते हैं। थोड़ा ख्याल है, थोड़ा सा चले आप बात कर लें। मेरा ख्याल है उसके अंदर लिखा हुआ है, इफ दे कम टू दी JIT कम्स टू दी कंक्लूजन बिफोर हैंड इट कैन, मेरी रीडिंग यही है कि वो पहले भी 60 दिन से अगर समझें कि जनाब ये तफ्तीश पूरी हो गई है, तो वो बेंच के पास जाके पहले भी फैसला दे सकते हैं। नहीं, 15 दिन बाद तो वो रिपोर्ट दें JIT, मगर 60 दिन से पहले 45 दिन में या 30 दिन बाद भी अगर JIT समझे कि उनको मजीद तफ्तीश की जरूरत नहीं है, उनकी तफ्तीश पूरी हो गई है, तो वो 30-45 दिन के बाद भी जो है ना वो ये कर सकते हैं। मेरी रीडिंग यही है। दूसरा इसमें ये जरूर है कि पूरा इन 3 जजेस पे मैं समझता हूँ कि ये जो जिम्मेदारी बहुत ज्यादा आ गई है, और जो ये सवालात ज़रूर हैं कि JIT की तश्कील के हवाले से कि जनाब FIA में देखें अभी कि FIA खुद फैसले में कहा गया है कि जनाब ये तफ्तीश नहीं करवा पाती और वही लोग हैं, तो 3 जो उसके एडिशनल डायरेक्टर्स थे उनमें से 2 मेडिकल ग्राउंड्स पे चले गए हैं। फिर इस तरह ही नैब की बड़ी सबसे बुरी सूरत हाल है कि वहाँ पे नैब चेयरमैन के खिलाफ जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चला गया है। फिलहाल नाम तो उन्होंने ही भेजने हैं, कौन से नाम भेजते हैं उनके ऑलरेडी वो नाम है काफ़ी सारे जो सुप्रीम कोर्ट में भी गए हुए हैं, और काफ़ी मशकूक नाम है उनके अंदर, काफ़ी ऐसे नाम हैं जो कि जिनकी प्रमोशनें गलत हैं, माजी के ऊपर उनकी इन्वेस्टिगेशनें हो चुकी हैं। सो ये सवाल अपनी जगह, मगर JIT जो है वो इन जजेस ने देखनी है किसी की, मेरा नहीं ख्याल है कि पहली बात कि जुर्रत किसी की है कि इन जजेस अगर ये चाहे इनकी नीयत हो जो कि होगी, ये नहीं हम जिसारत कर सकते कि उनकी नीयत नहीं है कि उससे दाएं बाएं हो सके। दूसरा ये है कि इन जजेस को ये फैसले जो तफ्तीश के बाद, ये नहीं है कि ये कोई छुपी हुई रिपोर्ट है, इसको जस्टिफाई करना है कि इनका फैसला सही था कि तफ्तीश कराने का, तो वो जो जवाब देने और पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर को, आपने हमने सबने पढ़ने हैं और जज करना है। सही, और सबसे जो है मेरा ख्याल कि क्लास साहब से ओपिनियन ले लें, फिर इसकी एक एकेडमिक साइड भी है, उस पर मैं बात करना चाहूँगा। ठीक है जी क्लास साहब। अच्छा, हम ये शायद सारे गैस कर रहे थे, हमें कुछ ज़्यादा ऑफ कोर्स लीगल चीज़ों का इतना पता नहीं है, अब तक वो सामने भी नहीं आया था। ये समझा जा रहा था कि शायद कोई नए बेंच से मुराद है कि आपके पास, क्योंकि 15 या अब जितने जजेस भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, शायद इन 5 को छोड़ के कोई नए जजेस शायद इस पर अपॉइंट किए जा रहे हैं, आके अपॉइंट किए जाएंगे जो इसको फॉलो अप करें। लेकिन मेरा ख्याल है उन्होंने एक बड़ा अच्छा फैसला किया चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने, कि वही जजेस जो मेजॉरिटी जिनका फैसला था कि जो मियाँ साहब को भी डिस्क्वालीफाई नहीं करना, उन्हीं की ही, क्योंकि ये कंसर्न जो थी ज़्यादा जो थी कि हमें सेटिस्फाई किया जाए फर्दर, वो इन 3 जजेस की थी। अच्छा, और ये तुक नहीं बनता था, मेरा ख्याल हम गलत सोच रहे थे बहुत सारे लोग कि शायद नए जजेस को बनाया जाएगा बेंच भी। नए जजेस तो साफ ज़ाहिर है एक इस केस को उन्होंने ये फॉलो नहीं किया हुआ, सुना हुआ नहीं है, उनको टेक्निकल चीज़ों का नहीं पता, उनको उस तरह सुप्रीम कोर्ट के सामने उनको ब्रीफ नहीं किया गया, आर्गूमेंट्स काउंटर आर्गूमेंट्स नहीं हुए। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जो मैंने इनको पढ़ा भी, अभी कुछ हम शेयर भी करेंगे आपके साथ, इनका जो इनके पॉइंट्स हैं, इसमें बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो मैं समझता हूँ उनके जस्टिस खोसा साहब से भी ज़्यादा सख्त उनके रिमार्क्स हैं नवाज शरीफ साहब पे और उनकी फैमिली पे। सो एक रियल टेस्ट जो है इनका नवाज शरीफ साहब का अब शुरू होगा, और पर्टिकुलरली जब बहुत सारी तनकीद भी आ चुके हैं इन द मीन वाइल इस फैसले के बाद, उसके बहुत सारे पॉइंट आउट भी निकाले गए हैं कि जनाब के, और सबसे बड़ा जो उनका आपको याद होगा जो उन्होंने एतराज़ किया था वो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने किया था, जस्टिस उनका इजाज साहब का जो था, जनाब इनकी जो जजमेंट है या नोट है, बल्कि जजमेंट होगी ना क्योंकि वो अक्सरियत में थे, कहते हैं वो तो उनसे खोसा साहब से भी ज्यादा सख्त लिखी हुई है, तो उनको तो खोसा साहब वाले इसके साथ होना चाहिए था, जस्टिस गुलजार और खोसा के साथ होना चाहिए था कि पीएम को डिस्क्वालीफाई करें। सो ये जजेस जो हैं इन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप, लीगल स्टेप लिया है कि मियां साहब और उनके बच्चों को एक मौका दिया जाए, लेकिन हाथ बांध दिए। मैं ये समझता हूं इन तीनों ने, इन्होंने क्या काम किया है, इन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब और उनके बच्चों के हाथ बांध के उनको दरिया में फेंक दिया है कि आप तैर के दिखाओ। जितनी इन्होंने एक तो इन्होंने एसओपीज दे दी हैं, इन्होंने सवालात दे दिए हैं, और साथ में उनके कतरी खाते उनको मुस्तरद कर दिए हैं। साथ में ये भी कह दिया कि हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि मियां साहब को हम जो लंदन फ्लैट्स हैं उनके साथ हम लिंक ना करें। सो उनको हाथ पांव बांध के एक भारी पत्थर के साथ, जजमेंट के पत्थर के साथ बैंक के पानी में फेंक दिया है, और बहर खड़े होकर जज साहबान ये कह रहे हैं कि मियां साहब एंड कंपनी
अब हमें जरा तैर के दिखाएं, ये इतना आसान काम नहीं ठीक है। है, अभी ब्रेक पे चलते हैं क्लास साहब, अभी हम छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे। जब ब्रेक से वापस आएंगे गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ स्पेशल बेंच में जो तीनों जजेस साहिबान शामिल हैं, उन्होंने अपने फैसले में शरीफ खानदान को चार्जशीट किस तरह से किया है, ये भी आपको फैसले पढ़कर सुनाएंगे। ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब, जिस तरह से आपने बात की कि पैनामा 2 शुरू होने जा रहा है, इसकी एकेडमिक साइड क्या है वो आप हमारे साथ शेयर करें। इसमें पहली बात तो उससे पहले एकेडमिक साइड पे आऊँ कि ये केस के अंदर जो 2-3 पहलू इंपॉर्टेंट हैं वो ये है कि ये पहले तो जो था वो 4 फ्लैट्स का था कि 4 फ्लैट्स बताएं कहाँ से आए हैं। इसके अंदर स्कोप आ गया कि उन सबसे उनके तमाम पूछे जाएंगे, आप बताएं कि आपकी बाकी आमदनी भी क्या क्या है, सऊदी अरेबिया की मिलों की क्या असासे हैं, बाकी क्या असासे हैं, तो एक तो वो एक्सपैंड होता है। दूसरा इसमें हुदैबिया के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो देखना है कि वो क्योंकि फैसले के अंदर है कि नैब और जो FIA की रिपोर्ट्स हैं ऑलरेडी इसका हिस्सा बनेंगी, तो वो भी देखने वाला क्वेश्चन है कि उसका फैसले के अंदर लफ्ज लिखा हुआ है नेक्सस इन चीज़ों से है कि नहीं है, वो इससे साबित तो नहीं करते हैं। मगर जो ये फैसला है, क्योंकि ये आइंदा आने वाली नस्लों में और लॉ कॉलेजेस में ये पढ़ाया जाएगा, ये ऑलरेडी डिस्कस किया जा रहा है, तो इसको बड़ा इसके अंदर एक आम आदमी का तो इंटरेस्ट है ही है, उन वकीलों का और स्टूडेंट्स का और टीचरों का भी बड़ा इंटरेस्ट है कि जनाब आइंदा, क्योंकि इस फैसले ने मिसाल बनना है कि जनाब ये तो इसमें जो 2-4 चीज़ें जो देखी जा रही हैं लोगों जिनकी नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि ये फैसले आए हैं इसलिए उस पर हम ओपिनियन अपना दे सकते हैं कि एजाज अफजल साहब ने अपने फैसले में जो इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो अपनी ज़राए से ज़्यादा रहना होता है कि प्राइम मिनिस्टर फॉर एग्जांपल उनके जो बड़े बड़ी घर बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और टैक्स बड़ा थोड़ा देते हैं, तो ये सवाल था कि जनाब ये इतने इनके पास असासे आए कहाँ से, ये शो तो बड़ा थोड़ा किया हुआ है। तो उन्होंने कहा, एजाज अफजल साहब ने ये जस्टिफिकेशन दी हुई अपने फैसले में कि 62-63 और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, रोपा जिसे कहते हैं, उसके अंदर ऐसी कोई शिक नहीं है जो इस बात का अहाता करती हो। तो ये बाकी भी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनसे भी नहीं पूछा जाता कि जनाब आप सारे ही किस तरह अपनी आमदनी से ज़्यादा ये रहते हैं। टैक्सेस काफ़ी सारे जो बड़े थोड़े टैक्सेस या नहीं भी टैक्सेस देते हैं और सबकी पजेरो गाड़ियाँ हैं। सो एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एजाज अफजल साहब ने अपनी जो फैसला किया है जिस बात पे इनको एक तो इस बात पे छोड़ा है कि तफ्तीश नहीं हुई, दूसरा एक और उन्होंने बड़ा आर्गूमेंट लिया है कि जनाब प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच थी और उनके बच्चों की स्पीच के दरमियान जो तजाद थे थे वो तजाद थे, मगर चूंकि इसकी तफ्तीश नहीं हुई, उनके बच्चे झूठ बोल रहे हैं सच, तो वो इसलिए ये रीज़न नहीं बनता है कि इस पे प्राइम मिनिस्टर को सादिक और अमीन के हवाले से इन पे इल्ज़ाम लगाया जाए। मगर एक जो लोग उस पर तनकीद कर रहे हैं, क्रिटिकल तनकीद कर रहे हैं, एकेडमिक तनकीद कर रहे हैं, वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर की अपनी स्पीचेस में भी बहुत तजाद हैं। पहली स्पीच और दूसरी और तीसरी स्पीचेस जो हैं उनके आपस के तजाद जो है ना उसका अहाता जज साहब ने नहीं किया। दूसरा, इस तरह ही अजमत सईद साहब की जजमेंट के अंदर जो है उन्होंने एक लिखा हुआ एक कॉन्सेप्ट दिया है कि जनाब ये 62 और 63 के अंदर जो है वो ऑनेस्टी, लीगल ऑनेस्टी जो है ना वो मैटर करती है, जो बाकी मॉरल और वो तो मैटर नहीं करती है, और वो एक ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। अब वो ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट ये बड़ी लीगल सी टेक्निकल गुफ्तगू होती है, मगर उस पर बड़ी लोग पूछना चाह रहे हैं कि जनाब यह ऑब्जेक्टिव होती है या कॉन्सेप्ट है, तो वो फिर ऑब्जेक्टिव कैसे, वो तो सब्जेक्टिव है। बस बड़ी लीगल टर्म है। मगर एजाजुल हसन साहब पे खास तौर पे नजर है, मेरा ख्याल साहब उनकी तफसील ज़्यादा बताएंगे अभी, कि उनकी जजमेंट में जो जस्टिस खोसा, जस्टिस गुलजार की जो जजमेंट्स हैं वो एक रो में जा रही हैं, वो बिल्कुल जहाँ से शुरू होते हैं फ्लो उनका चल रहा है कि जनाब ये सवाल नहीं दिए, इसके नतीजे में ये है। मगर इनकी जजमेंट में एक जरा सा एक टर्न नजर आता है कि ये भी उनके साथ फ्लो में जा रहे हैं बिल्कुल, बल्कि उनसे 2 स्टेप आगे गए हैं। प्राइम मिनिस्टर के वकीलों के जो सबूत दिए थे उसके लकूनास बताने में शायद उन्होंने अपनी जजमेंट में ये भी कहा है कि मज़गा खेज जो आबाद थे, मगर आखिर में एकदम से ना फ्लो तोड़ के एक थोड़ा सा यूं करके टर्न मारा हुआ है। सो हमें बड़ा इंटरेस्ट है कि जनाब उसको नए फैसलों में ये कैसे जस्टिफाई करेंगे जब इसको फैसले की लिखने की सूरत में आएगा, तो ये नजरें हमारी भी और एकेडेमिया की भी, वकीलों की, सारी दुनिया की सब दुनिया की लगी। एजाजुल हसन साहब से मुतालिक आमिर साहब ने बात की। क्लास साहब, एक तो इनका फैसला जो इन्होंने किस तरह से चार्जशीट किया वो आपसे डिटेल जानना चाहूंगी। दूसरा, मरियम साहबा ने भी एक ट्वीट किया है क्लास साहब, जिस
पैनमा के ऊपर मुल्क भर में सियासी भौचाल आया हुआ है, दुनिया भर में तब्दीलियां हमने देखी बड़ी बड़ी, वो पैनमा रद्दी का टुकड़ा है, करप्शन के हवाले से वो था ही नहीं। मरियम साहब तो ये ट्वीट करती हैं। मरियम साहब की बाद में बात करते हैं, पहले ज़रा ये ज़रूरी है कि ये जो बेंच बना है, इन बेंच के जो मेंबरान हैं, इनकी अपनी 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 जजमेंट इन्होंने क्या लिखी थी, बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तान के लोगों के लिए देखना कि अब ये कैसे इसमें से निकलेंगे जो फंदा एक तैयार किया गया है। बस जस्टिस इजाजुल हसन साहब जो हैं, उनके सबसे ज़्यादा सख्त रिमार्क्स हैं, जैसे आमिर ने भी कहा, वो ये कहते हैं कि मैं ये कहने पे मजबूर हूं कि वजीर आजम और बच्चों की लंदन फ्लैट्स के बारे में दी गई वजाहत से मुतमिन नहीं हूं मैं। ये आपके इजाजुल हसन साहब कह रहे हैं। अफसोस हुआ वजीर आजम और उनके बच्चों ने बहुत सारे सवालात के जवाबात नहीं दिए। वजीर आजम के बारे में यह करार देना वो लंदन फ्लैट्स के मालिक नहीं, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। नवाज शरीफ के लंदन फ्लैट्स का बेनामी मालिक होने के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। अगली बड़ी अहम बात की, नवाज शरीफ को मुल्क के बड़े ओहदे पर फैज होने के नाते तमाम दस्तावेजात अदालत के सामने रखनी चाहिए थी। और सुने, वजीर आजम की तरफ से एहतसाब का सामना करने के बुलंगो बांग दावे खोखले साबित हुए। जस्टिस इजाजुल हसन का नोट, उनका जो नोट है, जो उनकी जजमेंट कहेंगे हम, वजीर आजम और बच्चों की जानिब से अदालत के सामने दस्तावेजात लाकर बेगुनाह साबित होने की कोशिश नहीं की गई। एक और बड़ा सख्त जुमला जरा आप मुलाहिजा फरमाएं। लोग तो क्योंकि जस्टिस खोसा साहब को कह रहे हैं कि उन्होंने न जजमेंट अपनी लिखी है या अपना फैसला लिखा है, अब जरा उनको सुनो। जस्टिस इजाजुल हसन साहब क्या कहते हैं, वो कहते हैं वजीर आजम की जानिब से दी गई वजाहत हमारे नजदीक नामकूल, ख्याली और मुज़िका खेज है। जरा इस पर गौर फरमाएं। वो कहते हैं हम ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वजीर आजम को कौम से 2016 में किए गए खिताब तक कतरी सरमायाकारी का इल्म ही नहीं था। ये उस पर बात की है। वो कहते हैं वजीर आजम की जानिब से ऑफशोर कंपनी की तरदीद काफ़ी नहीं है। और सुने, वो कहते हैं शरीफ खानदान के मुतजाद दावों का सिलसिला पनामा स्कैंडल की कार्रवाई के दौरान भी ना थमा। और फरमाते हैं कि अफसोस से कहना पड़ता है शरीफ खानदान सबूत देने में नाकाम रहा है। ये इजाजुल हसन साहब के हैं। मैं जल्दी से जस्टिस अजमत सईद साहब के पढ़ दे तो लंबी चीज़ें इसमें। वो भी कहते हैं, उन्होंने भी यही बात की, वजीर आजम नवाज शरीफ खानदान के बैरून मुल्क असासों बारे सवालात के जवाब नहीं दिए गए। वजीर आजम के बैरून मुल्क असासों बारे सवालात के जवाब ना काबिल कबूल नहीं है। और वो कहते हैं मैं ये भी मानने को तैयार नहीं हूँ या नतीजा खज करने के काबिल नहीं कि नवाज शरीफ के बच्चों के बैरून मुल्क असासु बाशमूल लंदन फ्लैट से कोई तल्लुक ये नहीं है। कि वो कहते हैं, अगेन मैं उनके शेख अजमत सईद की बात कर रहा हूँ, केस का सबसे नाजुक पहलू दस्तावेजात जो अदालत को नहीं दी गई। सो उसमें भी उन्होंने बड़ी लंबी, हाँ एक और सुने कि जस्टिस शेख अजमत क्या कहते हैं, कहते हैं लंदन फ्लैट्स 1990 की दहाई के शुरू से शरीफ खानदान के जेर कब्जा हैं। सही बड़ा। वो कहते हैं शरीफ खानदान ने मुख्तलिफ जायदादें कैसे खरीदी, इसके जराये से पर्दा नहीं उठा। उन्होंने कहा ट्रांजैक्शन भी वाजे और साफ नहीं है कि लंदन फ्लैट जो खरीदे गए हैं। वो कहते हैं केस महज 4 लंदन फ्लैट्स का नहीं है, जो बात आमिर कहते रहते हैं। इसमें गल्फ स्टील मिल, उसमें अल अजीजिया मिल्स, हील मेटल्स वगैरह भी हिस्सा हैं। गल्फ स्टील मिल्स के वाजबात बारे शरीफ खानदान वजाहत देने में नाकाम रहा है। और ये जस्टिस अजमत ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं बच्चों के कारोबार से ये फायदे उठाते रहे। 84 करोड़ रुपए के इनको गिफ्ट्स मिले हैं, कैश गिफ्ट्स की फॉर्म में। वही बता रहा हूँ, कैश नकदी सर जी। वो कहते हैं आप कमाल करते हैं जी, कौन गिफ्ट देखता है, पैसा देखे सर जी। वो कहते हैं वजीर आज़म नवाज शरीफ खानदान के बैरून मुल्क जराये से तहफ़ की शक्ल में फायदे हासिल करने का इतराफ़ करते हैं। कहते हैं नवाज शरीफ ने तहफ़ की शक्ल में फायदे उठाए। ये जस्टिस शेख अजमत कह रहे हैं। सो ये बहुत सारी लंबी चीज है, अगर आपके पास टाइम है तो जस्टिस इजाज़ अफजल साहब के भी कुछ 2-4 हैं। सो मैंने जो बात की थी रिपीट कर देता हूँ कि इस बेंच ने जो सवालात उठाए थे और जो उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन या रिमार्क्स जजमेंट दी, इनको वही कहूंगा कि हाथ बांध के पत्थर के साथ दरिया में फेंक के तीनों जजेस कह रहे हैं कि अब हमें तैर के दिखाओ, देखते हैं कैसे तैरते हैं। इजाज़ अफजल साहब के स्टेटमेंट में थोड़ा सा 2-4 सुनाऊंगा। ठीक है, अभी हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जस्टिस एजाज अफसल ने अपने फैसले में शरीफ खानदान को किस तरह से चार्जशीट किया है वो तो आपको पढ़कर सुनाएंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान का इमेज दुनिया में बुलंद करने के दावेदार तारिक फातमी साहब पाकिस्तान का इमेज किस शक्ल में कहां पर बुलंद कर पाए, इसकी भी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पर हम चले गए थे क्लास साहब इजाज़ अफजल साहब की आप फैसला पढ़ के सुनाना चाह रहे थे। जल्दी से उनका भी पढ़ के मैं आपको 2 का जजेस का आपको पढ़ के सुना दिया। तीसरे जो हैं बेंच में शामिल हैं उनका भी सुना देते हैं, जिन्होंने उस वक्त एक तरह का बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया था कि चलें 60 दिन और दे दें।
वो ये कहते हैं वजीर आजम के खिलाफ काफ़ी मवाद सामने आ गया है जिस पर तहकीकात की ज़रूरत है। जस्टिस एजाज अफजल साहब कह रहे हैं मवाद ज़ाहिर करता है, मतलब दस्तावेजात ज़ाहिर करते हैं कि शरीफ खानदान ने 90 की दहाई के आगाज़ में ज़राए आमदन से हटकर अपने असासे बनाए। इधर जहन में रखें, नॉन जो इनके सोर्सेज ऑफ इनकम से उससे हट के इन्होंने असासे बनाए हैं। वो ये कहते हैं, ये दस्तावेजात से पता चल रहा है। वो ये कहते हैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात नैब को करना चाहिए थी, मगर चेयरमैन नैब कमर जमान चौधरी अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार नहीं है। जस्टिस एजाज अफजल कह रहे हैं चेयरमैन नैब की वज़ीर आज़म के खिलाफ तहकीकात में बेरुखी के बहस हम JAT बनाने पर हम मजबूर हुए हैं। बवक्त ज़रूरत वज़ीर आज़म और इनके बच्चों को JIT के सामने हाजिर होने का हुक्म दिया जाता है। ये जस्टिस एजाज अफजल कह रहे हैं। JIT वज़ीर आज़म के खिलाफ नैब और FIA के पास पहले से मौजूद मवाद, जिसका वो आमिर साहब कहते रहते हैं कि वो अगर हुदैबिया जो है वो उसमें खुल रहा है, वो भी उन्होंने कहा है JIT को वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात करनी चाहिए और शवाहिद इकट्ठे करने चाहिए। वो कहते हैं JIT की रिपोर्ट आने के बाद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की नाअहली के मामले पर गौर किया जाएगा। अगला सुने, बड़ी अहम बात की उन्होंने जस्टिस एजाज अफजल खान ने, वज़ीर आज़म ने पनामा लीक्स के बाद की कि तकरीरों में लंदन फ्लैट्स की मलकियत को तस्लीम किया, लेकिन वो कहते हैं कि जो कंसाइज स्टेटमेंट इन्होंने अदालत में वज़ीर आज़म ने जमा करवाया उसमें लंदन फ्लैट्स की मलकियत से ये मुकरे गए। ये बड़ी अहम बात कह रहे हैं। वो 62, 63 जो खोसा साहब ने और उन्होंने जस्टिस गुलजार साहब ने कहा था कि वज़ीर आज़म जो है वो झूठ बोला है, ईमानदार भी नहीं रहे और डिसऑनेस्ट हैं। ये बात ये भी लिख रहे हैं कि उन्होंने वहां पे गलत बयानी की है। वो कहते हैं हुसैन नवाज ने अपनी कंसाइज स्टेटमेंट में उन लंदन फ्लैट्स की मलकियत का दावा किया और मनी ट्रेल के तौर पर हुसैन नवाज की जानब से कतरी शहजादे के खतूत पेश किए गए। वो कहते हैं लंदन फ्लैट्स हुसैन नवाज की मलकियत में कैसे है, ये हमें वजाहत चाहिए। ये जस्टिस एजाज अफजल खान कहते हैं। और भी उन्होंने कहा है कि, और वो कहते हैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी के केस में ये बड़ा फर्क है। और कुछ उन्होंने सवाल उठाए कि पैसे कहाँ से है, हुसैन नवाज की तरफ से करोड़ों रुपए के तोहफे नवाज शरीफ को क्यों दिए गए, और तहकीकाती एजेंसी को कहा है कि आप इन सवालात के जवाबात लें कि हिल मेटल स्टैब्लिशमेंट जद्दा कैसे बनी थी, कतरी खत हकीकतें अफसाना हैं, ये गल्फ स्टील मिल्स को बेचने के बाद वाला सरमाया कहाँ गया, गल्फ स्टील मिल कैसे बनी, क्यों बेचा गया। ये जस्टिस एजाज अफजल खान ने अपने सवालात उठा के JIT को कहते हैं कि हमें इनका दें। लास्टली वो कहते हैं क्या वजीर आजम के बच्चों के पास 1990 की दहाई के आगाज में छोटी उम्र में फ्लैट्स खरीदने के जराए थे? सर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी जगहों से यही बातें आखिरी में जो लड़ गया मैंने रिपीट कर दूं कि जैसे एजाज अफजल के जो फैसले के अंदर ये चीज है जो उन्होंने कही है कि पार्लियामेंटेरियन और प्राइम मिनिस्टर अगर अपनी औकात से ज़्यादा रहते हो तो उनको पकड़ने वाला नहीं है। आम आदमी के लिए इनकम टैक्स लॉ और एंटी करप्शन के लॉज मौजूद हैं कि मैं और अपनी औकात से ज़्यादा रह रहे हो तो हम पकड़े जा सकते हैं, वो नहीं पकड़े जा सकते। मुझे बड़ी दिल को लगी। एक क्रेडिट देने दें कि ये जितनी भी आपको उर्दू ट्रांसलेशन ये नज़र आ रहे हैं, हमारे जो रिसर्चर हैं किस्मत खान, उन्होंने दिन रात लगा के पांचों के पांचों जजेस की डिटेल से उन्होंने जजमेंट और नोट्स पढ़ के आप लोगों के आसानी के लिए उर्दू में ट्रांसलेट करके लाए। ठीक है, बिल्कुल ताइक फातमी साहब की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन मुख्तसर आमिर साहब आपसे ये जानना चाहूंगी, पानामा पेपर से मुताल्लिक बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को टेकअप किया, तहकीकात हो रही है, कौम की नजरें इस पर लगी हुई है, सिस्टम सारा खुलकर हमारे सामने आ गया है, मगर मरियम साहबा ये ट्वीट करती है, मरियम नवाज साहबा कि पानामा सिर्फ एक रद्दी का टुकड़ा है, इसमें करप्शन के हवाले से कुछ नहीं, जबकि इसे देने वालों ने भी इसका दावा नहीं किया है, पानामा पर इन्हिसार करने वाले खाक चाटेंगे। वो बड़ी मायूसी हुई है मरियम बीबी से। वो अगर अपने आप को प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का जानशीन कह रही हैं तो इस तरह का काम जो है ना ये रना सनाउल्लाह पे, आबिद शेर अली, उन लोगों पे छोड़ दिया करें। ये एक बेतुकी सी बात है कि पैनामा इन्होंने तो नहीं था बताया हमें इन फ्लैट्स के मतलब, ये पैनामा ने बताया है और उसके बाद इन्होंने एतराफ़ किया कि हाँ ये हमारे फ्लैट्स हैं और ये हमारे गरीबों पे, साफियों पे गुस्सा ना निकालें। ये अब सुप्रीम कोर्ट ये सारी चीज़ें बातें कर रही है, जो सारे जजमेंट्स पढ़ रहे हैं हम, सुप्रीम कोर्ट खुद ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर गई हैं। और लास्टली ये जिनको कह रही हैं कि पैनामा क्रैप है पूरी दुनिया, उनको, उन सहाफ़ियों को दुनिया का जो सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है पुलिट्जर प्राइज जो है वो उन सहाफ़ियों को दिया गया है कि इन्होंने इतनी खिदमत की है सहाफ़त की। और कई प्राइम मिनिस्टर और कई गवर्नमेंटें उनकी वजह से रिजाइन करके चली गई हैं। तो इतना बस जाने दें, इतना गुस्सा ये बचकाना है, या शी इज़ इल एडवाइज्ड
या ये बड़ी मैं बचकानी कहता हरकत हूँ बचकाना सी लगी है ये बात उनकी। ठीक है, ठीक है। अब चौधरी निसार साहब की आपने बात की, क्लास साहब हमने देखा चौधरी साहब ने अटैक किया, डॉन लीक्स के मामले पर खुलकर हमले किए, सामने आए, राना सनाउल्लाह साहब भी सामने आए, लेकिन तारिक फातमी साहब की अगर बात करें तो वो भी खुलकर सामने आ गए, पाकिस्तान के इमेज बुलंद करने की भी बातें कर रहे हैं। ये वैसे तारिक फातमी साहब को आप बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं किस शक्ल में उन्होंने इमेज बुलंद किया? बड़ा इंटरेस्टिंग। आज तो उन्होंने खैर एक वहाँ पे सुनने में आया कि बड़ी एक जज्बाती तकरीर भी की है। गुस्सा ना करें वैसे कि तारिक फातमी साहब, ये जो होती है ना दरबारों में जाके लगने की, बादशाह सलामत के साथ वाली सीट पे बैठने की जो ख्वाहिश होती है, बड़े इंसान की पुरानी है। जो बादशाह के दरबार में बैठते हैं, फिर बादशाह उनको अपनी मर्जी से इनाम भी देते हैं, उनको मर्जी से उनको सजाएं भी देते हैं। दोनों सूरतों में एक्सेप्ट करनी चाहिए। बादशाह को बचाने के लिए ये प्यादे होते हैं, ये कुर्बानियां शुरू से देते आए हैं। मसलन उन्होंने यहाँ पे एक आम से डिप्लोमेट को उठा के अपना उन्होंने फॉरेन ऑफिस जहां पे वो मुलाजमत करते थे उसका बास बना दिया। मियाँ साहब की मर्जी थी, बादशाह सलामत है, जिसको चाहे उन्होंने उनको इनायत किया। इनायत का सिलसिला यहाँ तक नहीं रोका। मुझे दुख हुआ वैसे तारिक फातमी साहब की, मियाँ साहब की डिफेंस कर रहे हैं उनके फैसले की। उन्होंने इनकी बेगम साहबा को भी उठा के एमएनए बना दिया मियाँ साहब ने, कि बेगम साहबा भी पार्लियामेंट में पहुंचे हैं। जनाब आज मियाँ साहब को अगर अपनी कोई जान बचाने के लिए 2-4 की जरूरत पड़ के, परवेज रशीद ने रोला नहीं डाला, मुशैद हुसैन ने सारी मुशैदुल्लाह खान ने रोला नहीं डाला, तो जनाब आप भी रोला ना डालें ना। फिर बादशाह सलामत को आपको जरूरत है, अब आप इस वक्त आपने रोला डाल दिया कि मेरे साथ ज्यादती हो गई। बादशाह सलामत ने आप जो इतराज कर रहे हैं, जो लेटर लिखा है उन्होंने फॉरेन ऑफिस के अफसरान को लिखा है, प्लस जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिशन है उनको लिखा है। मैं बड़ी इसमें इंटरेस्टिंग चीजें हैं। सर क्लास साहब ब्रेक पे जाना पड़ गया मुझे। अच्छा, अब वापस आए कि तारिक फातमी साहब इस वक्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को भी डिफाई कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट को भी डिफाई कर रहे हैं, और जिन्होंने उनके खिलाफ नोटिफिकेशन किया उनको भी कर रहे हैं, और जिन्होंने इंक्वायरी की उनको भी कर रहे हैं। जरा मजे की डिटेल्स मैं वापस में ठीक है, बिल्कुल। एक छोटी सी ब्रेक पे चले जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, इस तमाम तर सूरत-ए-हाल की डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। जिस तरह से बादशाह सलामत की क्लास ने बात की, तो वो बादशाह सलामत आज लिया में भी पहुंचे हुए थे, वहाँ भी जलसे आम से खिताब किया, वहाँ भी बड़ी मजे की उन्होंने बातें की। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, बात करेंगे। तारिक फातमी साहब से मुतालिक बात कर रहे थे, कुछ जबरदस्त डिटेल्स थी। बस मैं जल्दी से बता दूं, हालांकि इस पे हम बात करते रहेंगे, कि 30 अप्रैल को यहाँ पे डॉन लीक्स की जो सिफारिशात का नोटिफिकेशन किया था फवाद ने, कि इनको बदल दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। अब ये नहीं रहे हमारे वजीर आजम के स्पेशल असिस्टेंट। उन्होंने 2 दिन बाद ये लेटर लिखा है, और ये सरकारी उन्होंने उस पर स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पे लिखा है, अपने लेटर पैड पे लिखा है। सवाल ये है कि इस रियासत के साथ अब क्या खेल खेल रहे हैं आप, कि आप जब आपको हटा दिया गया है वहां से, स्पेशल असिस्टेंट से हटा दिया गया, नोटिफिकेशन हो गया है, आप कैसे एक सरकारी पैड पे उस पे बैठ के लेटर लिख सकते हैं? ये तो कंप्लीट आपकी डिफेंस में जा रहा है। और प्लस जितने उन्होंने कारनामे इसमें गिनवाए हैं, कोई एक हाथ बता दें क्लास। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फॉरेन ये पॉलिसी मेरे दौर में आसमान को टच कर गई। जी वो सारा फॉरेन पॉलिसी इनके आसमान के दौर में उन्होंने टच की थी। जितनी अचीवमेंट्स हमने की हैं मेरे दौर में हुई हैं उनके बकौल, एक तो बहुत बड़ी अचीवमेंट, 2 तो मुझे याद आ रही है फॉरेन, बाकी तो लंबी हैं, इतनी है कि पढ़ी नहीं जा सकती। एक ये था कि वहां पे जब आपकी कतर की गैस की डील करनी थी, जो डील की थी इन्होंने, जो महंगी इन्होंने खरीदी थी, वो बाद में स्टोरीज आई थी, वहां शहजाद अहमद को लगाया गया था। बैंकर थे जो नसीम अहमद साहब एक थे, नवाज शरीफ साहब के पुराने एक उनके व्हीलर डीलर जो करते थे, बिजनेस देखते थे, उनका बेटा है, बरतानवी शहरी है। उसको इन्होंने अपने हाथ से नोट लिख के नवाज शरीफ से अप्रूवल लेके, बगैर फॉरेन ऑफिस के लोग जो आज बड़ा स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे थे, इनसे पूछे बगैर किसी समरी के उन्होंने वजीर आजम से अप्रूवल लेके, कि वजीर आजम चाहते थे, उन्होंने शहजाद अहमद को कतर में उन्होंने वहां एम्बेसडर लगवा दिया, बैंकर को एम्बेसडर लगवाया था। यह भी इनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इनकी बेगम साहबा को वहां पे जापानी हुकूमत ने $70,000 की, इनकी बेगम की एनजीओ को भी उन्होंने इमदाद दी, वो भी थी। इन्हीं के दौर में फॉरेन ऑफिस की खवातीन की पफवा जो थी, उन्होंने वहां पे मशहूर जमाना जो वो इनके फैसल मुश्ताक का जो रूट्स मिलेनियम है, अरबों रुपए का प्लाट बगैर पूछे कुछे, वो भी इन्हीं की क़यादत में, इन्हीं की ज़ेर सरबराही दिया गया था। और इन्हीं के दौर में ही उन्होंने पाकिस्तान में जो फॉरेन एम्बेसीज हैं उनके एक एक दरवाजे पे नाक करके कशकोल उठा के फॉरेन ऑफिस की जो बेगमात की एनजीओ है पफवा, उन्होंने जाके पैसे इकट्ठे किए। वो पैसे इकट्ठे करने के बाद पूरी फॉरेन एम्बेसी से उन्होंने इनकी बेगम की एनजीओ को भी पैसे दिए थे कि बेगम साहब आप भी लें। अचीवमेंट्स इनकी बहुत हैं। वाकई ये जो लेटर लिखा गया है और ये फॉरेन उनको भेजा गया, उन्होंने कहा डॉन लीग से सारी ये झूठ है, बकवास है, मेरे खिलाफ इल्जामात हैं, आई एम ए जेंटलमैन।
तो जेंटलमैन की उन्होंने जिस तरह अचीव किया, तो भुट्टो साहब भी इतने दावे नहीं कर सकते थे जितने आज तारिक फातमी साहब ने कर दिया। एक लास्टली वाकया सुना दूं, एक बड़ा मतलब सच्चा वाकया है कि एक दफ़ा ये उनके से एडिशनल सेक्रेटरी थे, इनके साथ ये साहबजादा यकूब अली खान साहब के साथ जो फॉरेन मिनिस्टर थे, तो उनको जाके कहते हैं, ये बड़ा हर्षद मौत बता रहा हूँ कि जनाब कि आप जॉर्ज शूल्स, उन दिनों अमेरिकन वो थे, उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, आप उनसे भी बड़े डिप्लोमेट हैं, वजीर खारजा हैं, वो बड़े इंतहाई नफीस आदमी से साहबजादा को आगे जी जाने दें, इतना भी बात नहीं हुआ। तो गुस्से में ये उनको देख के कहते हैं कि जनाब आप मुझे सच बोलने से नहीं रोक सकते साहबजादा साहब, आप जॉर्ज शूल्स से आप बड़े डिप्लोमेट हैं, उनसे बड़े सेक्रेटरी हैं। अच्छा। बड़े ओहदे लेने के लिए बड़ी बड़ी खुशामदें करनी पड़ती है। तो प्राइम मिनिस्टर का आपको बताइए जो इन्होंने जो वो बड़ा मशहूर है उसमें कि ये जब वो अपोजिशन में भी थे तो उनको प्राइम मिनिस्टर ही कहते थे। उन्होंने कहा अगर हमारी हुकूमत आई, उन्होंने कहा ये क्या बात कर रहे हैं आप, हमारी हुकूमत आई, हमारी हुकूमत तो आएगी, बड़े ओहदे लेने के लिए बड़ी बातें वो वाली तो है। मेरा सिर्फ इस पे एक जुमला कि मुझे इतराज सिर्फ ये है, जो कल भी मैं कह रहा था कि आप या नून लीग वाले लड़ लें या सुलह कर लें फौज के साथ, ये जो है ना कि साथ में आप उनको निकाल भी रहे हैं, ओहदे से हटा भी रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि बड़े सीरियस चार्जेस है। या तो उनके लिए लड़ते कि जनाब नहीं इन्होंने कुछ नहीं किया, और आपने ये फैसला कर लिया, फिर उनकी फेयरवेल्स भी कर रहे हैं, फिर उनको लाव कर रहे हैं कि वो पूरी दुनिया की एम्बेसी में भेजे, तो ये मुझे ये बेतुकी बात लगती है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की खासा मुख्तसर से आपसे बात करना चाहूंगी। लिया में गए हैं और जो पंच लाइन थी इस पूरे जलसे में वो यही थी, मैं जो फीते काटता हूँ, जो वादे करता हूँ पूरे करता हूँ। एक तो मशहूर जमाना वहाँ के लोकल प्रेस ने वो इनकी तस्वीर जारी की जब ये वजीर आला थे 1988 में गए थे, तो वही वो जो अदाकार वहाँ पे ये मौजूद थे हमारे जैसे सारे, उन्हीं के भी दावा करके आए थे कि जी मैं यहाँ पे इसी पुल का इफ्तिताह प्रोड्यूसर साहब दिखा रहे हैं वो तस्वीर दिखाएं जरा फुल स्क्रीन पे, कि जिसमें पहले भी 1988 में इफ्तिताह एज ए वजीर आला पे किया था, अब उन्होंने जाके माशाल्लाह एज वजीर आजम इफ्तिताह किया है। और इसके बाद बड़ी मजे की बात है कि हेल्थ कार्ड जो आज उन्होंने कहा है मैं लिए वाले आपके लिए हेल्थ कार्ड इशू कर रहा हूँ, वो मैंने आज बात की थी हसन रजा जो रिपोर्टर हैं वहाँ पे, बड़ा लाहौर के बहुत बड़े रिपोर्टर हैं, तो मैं उनको हमेशा इस तरह की इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स की या फिगर्स की मैं हसन रजा को फ़ोन करता हूँ, तो मैंने हसन रजा को कहा कि जरा कुछ डिटेल देना जनाब की बताना। उसने कहा जनाब ये 4 महीने पहले 3 महीने पहले ये शहबाज शरीफ साहब लॉन्च कर चुके हैं हेल्थ कार्ड, जो आज लइये के लिए आज जो वहाँ पे दे के हैं। मियाँ साहब को एक उनसे रिक्वेस्ट मैं करता हूँ, खुद मैं लइये का हूँ, उन्होंने आज सिपैक पे बड़ी लंबी तकरीर की, मैं और आमिर मतीन इस पे पिट रह गए कि सिपैक जो है आपको वहां से आपको मियाँ वाली से ये बखर, ये लिया, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खां आपको रूट देना चाहिए था। आपने इन इलाकों को एक उसका टक्के का फायदा नहीं दिया। सबसे बड़ा ऐलान आज क्या हो सकता था, 2-3 चीज इन्होंने वहां पे एक और, जब 1988 में ये गए थे कोटला हाजी शाह एक वहां पे जगह है, वहां मेरा तो इलाका है सारा, उस पर इन्होंने ऐलान किया था यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। आज तक 1988 से लेकर 2017 हो गए, यूनिवर्सिटी पे इनका अमल दरामद नहीं हुआ। जो बड़ा काम करने वाला था, सिपैक का रूट आप वहां से देते आप, प्लस यहां से आप ये बल्कसर से ये तलागंग से लेके मियाँ वाली, आपका बखर, आपका लिया, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खां, राजनपुर, यहाँ पे मोटरवे की जरूरत थी, हजूर वहां पे करते। लास्टली एक लिये में या परवेज इलाही के दौर में एक अस्पताल बन रहा था, उसका 70 करोड़ रुपए के उसका बजट था। शहबाज शरीफ साहब ने 2008 में वजीर आला बनते ही सारे का सारा बजट जो है ना वो लाहौर मंगवा लिया था। वो मेहरबानी फरमाए, वो जो 70 करोड़ रुपया लिये के अस्पताल का खा पी गए थे लाहौर में लगा दिया था, वो तो वापस कर रहे हैं। कहा था ये कल ही शायद कि ये पीटीआई वाले जो है ना ये सड़कें नापते रहेंगे, हम सड़कों के फीते काट रहेंगे। मेरी सिर्फ गुजारिश ये है, एक सड़क का एक दफा फीता काटे, 3 दफा ना काटे, और हमें बता दें कि ये पैसे जो इतने दिए जा रहे हैं सारे, ये आएंगे कहाँ से? कर्जों में आ गई, दबे में हम, मुल्क की जो है ना इकोनॉमी के बता रहे हैं पैसे आएंगे कहाँ से? हमारे पास सागदार है ना। या बस ठीक है, वही आप वाली गुजारिश है जो आमिर साहब के एक जगह का एक सड़क का फीता एक दफा काटे, 3 बार ना काटे। इसी गुजारिश के साथ प्रोग्राम अपने काम को पहुंचता अपना बहुत सा रखे। खुदा हाफिज़।